दोस्तों नमस्कार। यह है मार्गदर्शन फॉर सिविल सर्विसेज। मैं अनुराग चौधरी। दोस्तों उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन बोर्ड द्वारा आयोजित टीजीटी परीक्षा को ध्यान में रखकर प्रीवियस ईयर्स पेपर्स रिवीजन में आज प्रस्तुत है टीजीटी परीक्षा 2005 के सामाजिक विज्ञान के अंतर्गत नागरिक शास्त्र का हल प्रश्न पत्र, जो आगामी टीजीटी परीक्षाओं के लिए बहुत ही उपयोगी तथा महत्वपूर्ण है। आप इसे तैयार कर लीजिए तथा कठिन प्रश्नों को अलग से नोट करते चलिए ताकि परीक्षाओं के समय आपको रिवीजन करने में आसानी रहे। तो आइए शुरू करते हैं। दोस्तों पहला प्रश्न है, कौटिल्य द्वारा प्रतिपादित सिद्धांत है। ऑप्शन है आपके शांतिपूर्व विदेश नीति का सिद्धांत, दूसरा है सप्तांग सिद्धांत, तीसरा पड़ोसी राजा से मित्रता का सिद्धांत, चौथा है निशस्त्रीकरण का सिद्धांत। तो दोस्तों कौटिल्य द्वारा प्रतिपादित सिद्धांत है सप्तांग सिद्धांत। सप्तांग सिद्धांत जो है उसकी पुस्तक अर्थशास्त्र में वर्णित किया गया है। और अर्थशास्त्र दोस्तों आप याद रखिएगा कि ये अर्थशास्त्र का विषय या इकोनॉमिक्स का अध्ययन करने वाला ग्रंथ नहीं बल्कि राजनीति पर आधारित पुस्तक है। और इसमें कौटिल्य ने सप्तांग सिद्धांत की चर्चा की है। सप्तांग सिद्धांत में राज्य के जो अंग होते हैं राजा, अमात्य, जनपद, दुर्ग, दंड, कोष तथा मित्र होते हैं। दोस्तों एक प्रश्न और आता है कि अर्थशास्त्र में कुल कितने अधिकरण हैं। तो याद रखिएगा अर्थशास्त्र में कुल 15 अधिकरण हैं और 180 प्रकरण हैं। अगला प्रश्न है, आधुनिक राजनीतिक सिद्धांत के प्रमुख समर्थक कौन हैं। ऑप्शन है आपके चार्ल्स मेरियम, डेविड ईस्टन, हेराल्ड लासवेल और उपर्युक्त सभी। तो दोस्तों ये सभी विचारक मेरियम, ईस्टन और लासवेल सभी आधुनिक राजनीति सिद्धांत के समर्थकों में शामिल हैं। अगला प्रश्न है, प्रजातांत्रिक समाजवाद या लोकतांत्रिक समाजवाद की अवधारणा को किसने विकसित किया था। ऑप्शन है कार्ल मार्क्स, राम मनोहर लोहिया, जवाहरलाल नेहरू और राजा राम मोहन राय। तो भारतीय विचारकों में दोस्तों जवाहरलाल नेहरू द्वारा लोकतांत्रिक समाजवाद की अवधारणा प्रस्तुत की गई थी। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा सही सुमेलित है। तो सही उत्तर है आपका पहला, उदारवाद मिश्रण है लोकतंत्र और व्यक्तिवाद का। तो ये सही उत्तर है आपका, उदारवाद लोकतंत्र और व्यक्तिवाद का मिश्रण है। अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों, राज्य की उत्पत्ति का दैवी सिद्धांत किसने प्रतिपादित किया था। तो राज्य की उत्पत्ति का डिवाइन थियरी ऑफ स्टेट का जो राज्य की उत्पत्ति का डिवाइन थियरी है, ओरिजिन ऑफ स्टेट, डिवाइन थियरी ऑफ ओरिजिन ऑफ स्टेट किसने प्रतिपादित किया था। दोस्तों इसमें जेम्स प्रथम, एक राजा थे जेम्स प्रथम, इन्होंने राज्य की उत्पत्ति का दैवी सिद्धांत का प्रतिपादन किया था। इनकी पुस्तक है द ट्रू लॉ ऑफ फ्री मोनार्की। इसमें निरंकुश शासन को उचित ठहराने के लिए उसने तर्क दिया था कि राजा दुष्ट या पतित भी हो तो प्रजा को इसका विरोध नहीं करना चाहिए, क्योंकि जो राजा होता है वो पृथ्वी पर ईश्वर का प्रतिनिधि होता है। छठा प्रश्न है, रक्त संबंध समाज को जन्म देता है और कालांतर में समाज राज्य को जन्म देता है। ये प्रसिद्ध कथन किसका है। ऑप्शन है आपके लीकाक, मैकाइवर, जैक्स और गेटेल। तो दोस्तों मैकाइवर एक प्रसिद्ध राजनीति विज्ञानी और समाजशास्त्री रहे हैं। इन्होंने अपने अध्ययन से ये बताया कि रक्त संबंध समाज को जन्म देता है और कालांतर में समाज राज्य को। अगला प्रश्न है कि मनुष्य स्वतंत्र पैदा हुआ है किंतु सर्वत्र जंजीरों से जकड़ा हुआ है। ये प्रसिद्ध कथन आप जानते हैं रूसो का। जीन जैक्स रूसो का मानना है कि मनुष्य स्वतंत्र पैदा हुआ है लेकिन सर्वत्र जंजीरों में जकड़ा हुआ है। दोस्तों उसका मानना था, रूसो का मानना है कि जो समानता है और सामान्य व्यक्ति में विश्वास की भावना, तो दोस्तों समानता के आधार पर ही समानता को व्यवस्थित करने या निर्धारित करने के क्रम में रूसो का यह कथन है कि सभी व्यक्ति स्वतंत्र पैदा हुए हैं लेकिन वह जंजीरों में जकड़े हुए हैं। अगला प्रश्न है, संपत्ति संबंधित ट्रस्टीशिप यानी न्यासिता के सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया था। तो सही उत्तर है ट्रस्टीशिप सिद्धांत जो है वो भारतीय राजनीतिक विचारक महात्मा गांधी से संबंधित है। और गांधी जी ने एक पुराने सिद्धांत को नवीन रूप में प्रतिपादन किया था कि जो ट्रस्टीशिप या संरक्षकता का सिद्धांत है या नासिता का सिद्धांत है, उसके बारे में गांधी जी का मानना था कि देश में जो उपलब्ध और उपार्जित धन है इनके समुचित बंटवारे के लिए जो पूंजीपति है उसको एक ट्रस्टीशिप की तरह कार्य करना चाहिए।
अगला प्रश्न है कि राज्य अच्छे मार्ग में बाधाओं की बाधा है, ये कथन किसका है? तो दोस्तों राज्य अच्छे मार्ग में बाधाओं की बाधा है, ये कथन टी.एच. ग्रीन का है, थॉमस हिल ग्रीन। उसका मानना है कि राज्य का प्रमुख कर्तव्य व्यक्ति द्वारा उसके व्यक्तित्व का पूर्ण विकास करना है और राज्य का कर्तव्य कुछ ऐसी परिस्थितियों की व्यवस्था करना है जिनके अंतर्गत नैतिकता का विकास संभव हो सके। और आपको जानकारी होनी चाहिए दोस्तों कि ग्रीन एक आदर्शवादी विचारक है। अगला प्रश्न है अतिरिक्त मूल्य का सिद्धांत यानी थियरी ऑफ सरप्लस वैल्यू। ये अतिरिक्त मूल्य का सिद्धांत जो है इसका प्रतिपादन किसने किया था? ऑप्शन है आपके एडम स्मिथ, जॉन मार्शल, रॉबिन्सन और कार्ल मार्क्स। तो दोस्तों कार्ल मार्क्स ने अतिरिक्त मूल्य के सिद्धांत का प्रतिपादन अपने ग्रंथ दास कैपिटल में किया था। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से व्यक्तिवादी विचारक कौन है? ऑप्शन है लास्की, जेम्स मिल, स्पेंसर और अरस्तु। तो सही उत्तर है हर्बर्ट स्पेंसर। ये व्यक्तिवादी विचारक हैं और हर्बर्ट स्पेंसर ने व्यक्तिवाद का प्राणीशास्त्रीय या जैविक आधार पर समर्थन किया है। स्पेंसर का मानना है कि प्राणी जगत के जीव जंतुओं और पशुओं में निरंतर संघर्ष होता है और इस संघर्ष में केवल वही प्राणी विजेता होते हैं या जीवित रह पाते हैं जो कि शक्तिशाली होते हैं, ऐसा प्रकृति का नियम है। अगला प्रश्न है एक बुक है स्पिरिट ऑफ लॉज। द स्पिरिट ऑफ लॉज पुस्तक के लेखक का नाम क्या है? दोस्तों स्पिरिट ऑफ लॉज को हिंदी में आप ऐसे कहें तो कभी हिंदी में भी पूछ सकता है कानून की भावना। तो अगर जो ऐसे प्रश्न पूछा जाए हिंदी में कानून की भावना पूछ ले तो आप कंफ्यूज मत होइएगा। स्पिरिट ऑफ लॉज पुस्तक मॉन्टेस्क्यू की रचना है और मॉन्टेस्क्यू शक्ति पृथक्करण के सिद्धांत से घनिष्ठ रूप से संबंधित हैं। अगला प्रश्न है दोस्तों उपयोगितावाद सिद्धांत का जनक किसे माना जाता है? ऑप्शन है आपके मुसोलिनी, हिटलर, जे.एस. मिल और जेरेमी बेंथम। तो सही उत्तर है जेरेमी बेंथम को उपयोगितावाद सिद्धांत का जनक माना जाता है और जेरेमी बेंथम व्यक्ति के अधिकारों, सार्वजनिक नीति और विधि निर्माण के लिए एक नए अनुभव मूलक आधार का संकेत दिया जो उपयोगितावाद के रूप में प्रसिद्ध है। उपयोगितावाद की मूल धारणा यही है कि जो कार्य अधिक फलदायी है, सुखदायी है, उसे करना चाहिए और जो कम दुख देने वाला हो वो करना चाहिए, अधिक सुख देने वाला हो उसे करना चाहिए और जो कम सुख देने वाला या अधिक दुख देने वाला हो उसको नहीं करना चाहिए। और उपयोगितावाद का मूल सिद्धांत जो है वो अधिकतम व्यक्तियों का अधिकतम सुख है। अगला प्रश्न है प्राकृतिक अवस्था में मानव जीवन सूना, निर्बल, निकृष्ट और अल्पजीवी था। तो प्राकृतिक अवस्था का ऐसा विवरण किसने किया है? हाब्स ने प्राकृतिक अवस्था का विवरण दिया है कि मानव जीवन एकाकी, निर्बल, निकृष्ट और अल्पजीवी था और ये प्रत्येक के साथ युद्ध की अवस्था थी और ऐसे में किसी व्यक्ति के जीवन की गारंटी नहीं थी। तो मानव जीवन ऐसे में नारकीय, असाध्य और दुर्वह भार के स्वरूप था। अगला प्रश्न है दार्शनिक राजा का सिद्धांत किसने प्रतिपादित किया था? तो फिलासफर किंग की अवधारणा प्लेटो द्वारा दी गई थी। तो सही उत्तर है प्लेटो। प्लेटो का मानना था कि जब तक दार्शनिक राजा नहीं होंगे या राजाओं या राजकुमारों में दार्शनिकों जैसी भावना नहीं आएगी तब तक नगर राज्य सभी प्रकार के दोषों से मुक्त नहीं हो सकते हैं। तो दार्शनिक राजा की अवधारणा, इसका प्रतिपादन महान यूनानी विचारक प्लेटो की देन है। अगला प्रश्न है सामान्य इच्छा का सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया था? सामान्य इच्छा या जनरल विल की जो सिद्धांत है उसका प्रतिपादन एक समझौतावादी विचारक रूसो ने किया है और सामान्य इच्छा के बारे में रूसो का मानना है कि यह व्यक्ति की उन इच्छाओं का योग है जिसका उद्देश्य जनहित या संपूर्ण समाज का हित करना होता है। अगला प्रश्न है प्लेटो के आदर्श राज्य में कौन से वर्ग सामाजिक संरचना का हिस्सा नहीं है? ऑप्शन है आपके शासक वर्ग, प्रशासक वर्ग, सैन्य वर्ग और उत्पादक वर्ग। तो दोस्तों प्लेटो के आदर्श राज्य में जो सामाजिक संरचना के हिस्सा उसमें शासक वर्ग, सैनिक वर्ग और उत्पादक वर्ग होते हैं, बल्कि जबकि प्रशासक वर्ग या एडमिनिस्ट्रेटिव क्लास जो है वो आदर्श राज्य का हिस्सा नहीं है। अगला प्रश्न है जॉन लॉक के अनुसार व्यक्ति के प्राकृतिक अधिकार कौन से हैं? तो सही उत्तर है जीवन, स्वतंत्रता और संपत्ति, लाइफ, लिबर्टी एंड प्रॉपर्टी। याद रखिएगा लाइफ, लिबर्टी एंड प्रॉपर्टी जो है जॉन लॉक के अनुसार ये प्राकृतिक अधिकार हैं और ये राजनीतिक पूर्व स्थिति में भी बने हुए थे, यानी राज्य के निर्माण से पहले भी व्यक्तियों के
पास ये अधिकार थे, जीवन, स्वतंत्रता और संपत्ति का अधिकार। और मनुष्य इन्हीं अधिकारों की रक्षा के लिए, जीवन, स्वतंत्रता और संपत्ति जैसे अधिकारों की रक्षा के लिए मनुष्य जो है नागरिक समाज या राज्य का निर्माण करते हैं। अगला प्रश्न है सरकार के प्रकार। तो निम्नलिखित युग्मों में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है? भारत संघात्मक सही सुमेलित है, ऑस्ट्रेलिया संघात्मक सही है, अमेरिका संघात्मक ये भी सही सुमेलित है, ब्रिटेन जो है संघात्मक नहीं, बल्कि ब्रिटेन में एकात्मक शासन व्यवस्था प्रचलित है। तो सही उत्तर है ऑप्शन डी या चौथा, ब्रिटेन में संघात्मक शासन नहीं बल्कि एकात्मक शासन है, इसलिए यही विकल्प जो है ये सही सुमेलित नहीं है। आपका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन 4। अगला प्रश्न है दोस्तों, धर्मनिरपेक्षता का तात्पर्य क्या है? ऑप्शन है आपके धर्म की राजनीति से पृथकता, दूसरा है धार्मिक स्वतंत्रता, तीसरा है राज्य का कोई धर्म न होना और चौथा है धार्मिक समानता। तो धर्मनिरपेक्षता या सेकुलरिज्म का अर्थ होता है दोस्तों राज्य का कोई अपना आधिकारिक धर्म ना होना। राज्य सभी धर्मों के साथ जो है समान व्यवहार करेगा और ऐसे राज्य का कोई अपना धर्म नहीं होता है, किसी धर्म को न तो संरक्षण प्रदान करेगा और न ही किसी राजधर्म को स्वीकृति या मान्यता ही देगा, उसे ही धर्मनिरपेक्षता कहा जाता है। अगला प्रश्न है केंद्र राज्य के मध्य शक्तियों का बंटवारा संविधान की किस अनुसूची में किया गया है? तो ये 7वीं अनुसूची में केंद्र राज्य की बीच शक्तियों का बंटवारा किया गया है। अगला प्रश्न है भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में संविधान संशोधन की प्रक्रिया उल्लिखित है? अनुच्छेद 368। दोस्तों संविधान के भाग 20 अनुच्छेद 368 में संविधान संशोधन की व्यवस्था की गई है। संविधान संशोधन जो है वो 3 प्रकार से हो सकता है, बहुत ही महत्वपूर्ण है। भारतीय संविधान में संशोधन करने की जो प्रक्रिया है वो 3 प्रकार से हो सकती है। अगला प्रश्न है संविधान निर्मात्री परिषद के वैधानिक परामर्शदाता कौन से थे? डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, BN राव और सरदार वल्लभ भाई पटेल। तो दोस्तों संविधान निर्मात्री परिषद में जो वैधानिक परामर्शदाता थे वो BN राव थे। संविधान सभा जो है इस संवैधानिक परामर्शदाता जो संविधान निर्मात्री परिषद जो थी उसका गठन 29 अगस्त 1947 को किया गया था और BN राव संवैधानिक सलाहकार के रूप में नियुक्त किए गए थे। अगला प्रश्न है भारतीय संविधान में अनुच्छेदों की संख्या कितनी है? तो दोस्तों भारतीय संविधान में कुल 395 अनुच्छेद हैं और 24 जनवरी 1950 को संविधान बनकर तैयार हुआ, इस पर हस्ताक्षर किए गए और इसी दिन डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को भारत के राष्ट्रपति के रूप में नियुक्त किया गया था। और 26 जनवरी 1950 को जो संविधान सभा की अंतरिम संविधान सभा थी उसको अंतरिम संसद में बदल दिया गया था और मूल रूप से इसमें 395 अनुच्छेद हैं। अगला प्रश्न है भारतीय संविधान के लागू होने की तिथि क्या है? ये है 26 जनवरी 1950। अगला प्रश्न है भारतीय संविधान निर्मात्री परिषद की प्रथम बैठक कब हुई थी? तो इसे आप याद रखिएगा दोस्तों 9 दिसंबर 1946। सही उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन 4। दोस्तों 9 दिसंबर 1946 को भारतीय संविधान सभा की प्रथम बैठक हुई थी और इस बैठक की अध्यक्षता सच्चिदानंद सिन्हा ने की थी और बाद में 11 दिसंबर 1946 को डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को संविधान सभा का अस्थायी अध्यक्ष चुना गया था। अगला प्रश्न है राज्य के नीति निदेशक तत्व एक ऐसा चेक है जिसका भुगतान बैंक की इच्छा पर निर्भर करता है, ये किसका कथन है? तो दोस्तों ये कथन है KT शाह। KT शाह ने कहा था कि राज्य के नीति निदेशक तत्व ऐसा चेक है जिसका भुगतान बैंक की इच्छा पर निश्चित है। अगला प्रश्न है संकटकालीन स्थिति में नागरिकों के मौलिक अधिकार जो हैं, ऑप्शन है आपके सर्वोच्च न्यायालय की इच्छा पर निर्भर होते हैं, राष्ट्रपति की इच्छा पर निर्भर होते हैं, स्थगित किए जा सकते हैं और उपर्युक्त में से कोई सही नहीं है। तो सही उत्तर है आपका संकटकालीन परिस्थितियों में नागरिकों के मौलिक अधिकार जो हैं स्थगित किए जा सकते हैं। तो ऑप्शन 3 है आपका सही उत्तर।
अगला प्रश्न है दोस्तों, भारतीय संविधान में नीति निर्देशक तत्वों का समावेश किस देश के संविधान से प्रेरित होकर किया गया है? तो भारतीय संविधान में कई जो है उपबंधों को अन्य देशों के संविधान से ग्रहण किया गया है, जिसमें डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट्स या नीति निर्देशक तत्व जो हैं ये आयरलैंड के संविधान से ग्रहण किए गए हैं। तो सही उत्तर है नीति निर्देशक तत्व जो है वो आयरलैंड के संविधान से लिए गए हैं। अगला प्रश्न है दोस्तों, किस संविधान संशोधन द्वारा संविधान में नागरिकों के मौलिक कर्तव्य जोड़े गए? तो मौलिक कर्तव्य 42वें संविधान संशोधन 1976 द्वारा सरदार स्वर्ण सिंह समिति के जो है सिफारिश या अनुशंसाओं के आधार पर मूल कर्तव्य जोड़े गए हैं। और मूल कर्तव्यों की व्यवस्था कहाँ पे? अनुच्छेद 51 क में किया गया है। अगला प्रश्न है, किस संशोधन द्वारा भारतीय संविधान में संपत्ति का अधिकार मौलिक अधिकारों की श्रेणी से हटा दिया गया है? तो ये था 44वां संशोधन 1978। दोस्तों 44वें संशोधन द्वारा संपत्ति के अधिकार को मौलिक अधिकार की श्रेणी से हटाकर अनुच्छेद 300 क के अंतर्गत इसे एक विधिक अधिकार बना दिया गया है। अगला प्रश्न है, भारत में सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की कुल संख्या या मुख्य न्यायाधीश को सम्मिलित करके कितनी निश्चित की गई है? तो दोस्तों भारत में जो सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की कुल संख्या वो 26 निश्चित की गई है। संविधान के अनुच्छेद 124 में उच्चतम न्यायालय के गठन का प्रावधान किया गया है। इसमें ये कहा गया है कि उच्चतम न्यायालय में एक मुख्य न्यायाधीश और 7 अन्य न्यायाधीश होंगे, जिसमें क्रमशः वृद्धि की गई है। 1986 में न्यायाधीशों की संख्या 25 कर दी गई थी और वर्तमान में कुल न्यायाधीशों की संख्या 31 है। अगला प्रश्न है, संघ लोक सेवा आयोग के सदस्यों की नियुक्ति किसके द्वारा की जाती है? तो ये राष्ट्रपति के द्वारा संघ लोक सेवा आयोग के सदस्यों की नियुक्ति की जाती है। अगला प्रश्न है, योजना आयोग का अध्यक्ष कौन होता है? तो योजना आयोग का अध्यक्ष दोस्तों प्रधानमंत्री होते हैं। लेकिन आप याद रखिएगा कि योजना आयोग 1 जनवरी 2015 को समाप्त करके योजना आयोग के स्थान पर नीति आयोग, जिसको कि भारत परिवर्तन संस्थान कहा गया है, राष्ट्रीय भारत परिवर्तन संस्थान नीति आयोग की स्थापना कर दी गई है। और नीति आयोग के अध्यक्ष भी प्रधानमंत्री ही होते हैं। भारत के प्रथम उप प्रधानमंत्री कौन थे? तो डॉक्टर सरदार वल्लभ भाई पटेल भारत के प्रथम उप प्रधानमंत्री थे। अगला प्रश्न है, संसद के किसी सदन की बैठक के लिए न्यूनतम गणपूर्ति या कोरम कितना होना चाहिए? तो दोस्तों संसद समस्त सदस्यों की संख्या का 1/10वां भाग होना चाहिए न्यूनतम गणपूर्ति। तो सही उत्तर है आपका ऑप्शन 1, समस्त सदस्यों की संख्या का 1/10वां भाग। अगला प्रश्न है, न्यायिक पुनरावलोकन का सिद्धांत भारत ने किस देश के संविधान से ग्रहण किया है? न्यायिक पुनरावलोकन या जुडिशियल रिव्यू, इसका सिद्धांत संयुक्त राज्य अमेरिका के संविधान से लिया गया है। भारतीय राज्यसभा की वर्तमान सदस्य संख्या कितनी है? तो सही उत्तर है दोस्तों, राज्यसभा की वर्तमान सदस्य संख्या 245 है। संविधान के अनुच्छेद 80 के अनुसार राज्यसभा का गठन 250 सदस्यों द्वारा होगा और इसमें राष्ट्रपति द्वारा 12 सदस्य मनोनीत किए जाएंगे और 238 सदस्यों को संघ राज्य क्षेत्रों द्वारा निर्वाचित किया जाएगा। अगला प्रश्न है, संघीय कार्यपालिका उत्तरदायी होती है राष्ट्रपति के प्रति, प्रधानमंत्री के प्रति, लोकसभा के प्रति और राज्यसभा के प्रति? तो सही उत्तर है दोस्तों, संघीय कार्यपालिका या जो हमारा मंत्रिमंडल है वो लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होता है और मंत्री जो होते हैं राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत अपने पद पर बने रहते हैं, जबकि पूरा मंत्रिपरिषद जो है वो लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होता है। और लोकसभा के प्रति जो कार्यपालिका है वो संसद के प्रति उत्तरदायी होती है। ऐसा संसदीय शासन व्यवस्था की मूल व्यवस्था की गई है। अगला प्रश्न है, भारत के राष्ट्रपति संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत मंत्रिमंडल की सलाह मानने को बाध्य हैं? तो ये है दोस्तों अनुच्छेद, ये 74वें संविधान संशोधन के अनुसार जो है 74वें अनुच्छेद के अनुसार राष्ट्रपति की सहायता और सलाह देने के लिए एक मंत्रिपरिषद होगी, जिसका प्रधान प्रधानमंत्री होगा और राष्ट्रपति अपने कृत्यों का प्रयोग करने में ऐसी सलाह के अनुसार कार्य करेगा जो कि मंत्रिपरिषद उसे प्रदान करेगी। तो अनुच्छेद 74 में ये व्यवस्था है कि भारत के राष्ट्रपति संविधान के
मंत्रिमंडल की सलाह मानने को बाध्य हैं। अगला प्रश्न है, भारत का उपराष्ट्रपति चुना जाता है दोस्तों राष्ट्रपति द्वारा, राज्य विधानसभा के सदस्यों द्वारा, राज्यसभा के सदस्यों द्वारा और लोकसभा और राज्यसभा के सदस्यों द्वारा। तो भारत का जो उपराष्ट्रपति या वाइस प्रेसिडेंट होता है दोस्तों, ये लोकसभा और राज्यसभा के सदस्यों द्वारा चुने जाते हैं और इनके जो उपराष्ट्रपति के निर्वाचन की प्रक्रिया होती है आनुपातिक प्रतिनिधित्व पद्धति के अनुसार एकल संक्रमणीय मत पद्धति द्वारा ऐसा निर्वाचन किया जाता है। अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान में राष्ट्रपति को कितने प्रकार की आपातकालीन शक्तियां दी गई हैं? तो 3 प्रकार की आपातकालीन शक्तियां दी गई हैं। आपातकालीन उपबंध जो हैं भारतीय संविधान में, वो संविधान के भाग 18 के अंतर्गत प्रदान किए गए हैं। इसमें देखिए सबसे महत्वपूर्ण अनुच्छेद 352 है। इसके अनुसार युद्ध, बाह्य आक्रमण और सशस्त्र विद्रोह, 3 शब्द याद रखिएगा, युद्ध, बाह्य आक्रमण और सशस्त्र विद्रोह। अनुच्छेद 356 में राज्यों में संवैधानिक तंत्र की विफलता और अनुच्छेद 360 में देश में वित्तीय संकट उत्पन्न होने पर आपातकाल की घोषणा की जाती है। अगला प्रश्न है दोस्तों, सामुदायिक विकास कार्यक्रम का आरंभ कब हुआ था? सन 1952 में। सामुदायिक विकास कार्यक्रमों की शुरुआत जो है वो जवाहरलाल नेहरू की पहल पर 1952 में हुई थी और इन कार्यक्रमों का उद्देश्य था कि आर्थिक नियोजन और सामाजिक पुनरुद्धार की प्रक्रिया राष्ट्रीय आयोजनों के प्रति देश की ग्रामीण जनता की सक्रिय रुचि पैदा की जा सके। अगला प्रश्न है, किस संवैधानिक संशोधन द्वारा भारत में पंचायती राज व्यवस्था को लागू किया गया था? याद रखिएगा 73वां संविधान संशोधन, इसके तहत भारत में पंचायती राज व्यवस्था को संवैधानिक दर्जा दिया गया था। अगला प्रश्न है, राष्ट्रीय पार्टी या राष्ट्रीय दल का दर्जा प्राप्त करने के लिए किसी भारतीय राजनीतिक पार्टी को कम से कम कितने राज्यों के मतों के आधार पर मान्यता प्राप्त करना आवश्यक है? तो ये है 4 राज्यों में। कोई भी दल 4 राज्यों में राजनीतिक दल के रूप में निर्वाचन आयोग द्वारा मान्यता प्राप्त है तो उसे राष्ट्रीय दल के रूप में चुनाव आयोग द्वारा मान्यता प्रदान कर दी जाती है। अगला प्रश्न है दोस्तों, लोकपाल विधेयक बिल अपने देश में कब पारित हुआ था? ऑप्शन है आपके 1986, 1989, 1990 और 1996 में। तो दोस्तों 1990 में जो है ये पारित किया गया था लोकपाल विधेयक। अगला प्रश्न है, लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण का तात्पर्य क्या होता है? तो लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण का तात्पर्य है पंचायत राज की स्थापना। लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण से आशय ये है कि जो हमारी लोकतांत्रिक प्रक्रिया है उसका लाभ या राजनीतिक प्रक्रिया में जो सहभागिता है वो निचले स्तर के लोगों को भी उसमें शामिल किया जाए। अगला प्रश्न है, लोकतंत्र की सफलता के लिए कौन सी दलीय प्रणाली सर्वाधिक उपयुक्त है? तो दोस्तों लोकतंत्र की सफलता के लिए द्विदलीय प्रणाली सर्वाधिक उपयुक्त है। अगला प्रश्न है कि जनवादी लोकतंत्र की अवधारणा संबंधित है। ऑप्शन है आपके लोकतंत्र की मार्क्सवादी अवधारणा, लोकतंत्र की विशिष्ट वर्गीय सिद्धांत, लोकतंत्र के बहुलवादी सिद्धांत और उपर्युक्त में से कोई नहीं। तो जनवादी लोकतंत्र जो है वो लोकतंत्र के मार्क्सवादी अवधारणा से संबंधित है। अगला प्रश्न है कि संविधान समीक्षा के लिए बनाई गई नवीनतम अब तक की अंतिम समिति के अध्यक्ष कौन थे? तो जस्टिस वेंकट चलैया जो है संविधान समीक्षा के लिए बनाई गई समिति के अध्यक्ष थे। केंद्र सरकार द्वारा जो संविधान की समीक्षा के लिए समितियों का गठन किया गया है, इसमें जो सबसे लेटेस्ट समिति थे उसके अध्यक्ष जस्टिस वेंकट चलैया थे। लक्षद्वीप की राजधानी कौन सी है? तो दोस्तों लक्षद्वीप का निर्माण जो है 1956 में राज्य पुनर्गठन अधिनियम के तहत हुआ था। लक्षद्वीप की राजधानी कवरत्ती है। कवारत्ती या कवरत्ती लक्षद्वीप की राजधानी है। अगला प्रश्न है, संयुक्त राष्ट्र संघ का सचिवालय कहाँ स्थित है? दोस्तों संयुक्त राष्ट्र संघ का मुख्यालय और इसका सचिवालय न्यूयॉर्क में स्थित है। संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना 24 अक्टूबर 1945 को की गई थी। अगला प्रश्न है, भारत की प्रथम पंचवर्षीय योजना का कार्यकाल क्या था? तो ये योजना कार्यकाल 1951 से 1956 तक था और इस योजना ने बहुत ही महत्वपूर्ण सफलता प्राप्त की थी।
और कुल मिलाकर जो प्रथम पंचवर्षीय योजना थी इसका कार्यकाल 1951 से 1956 और भारत में अब तक कुल 12 पंचवर्षीय योजनाएं चलाई गई थीं। उसके बाद 12वीं पंचवर्षीय योजना के बाद जो हमारा पंचवर्षीय योजना का कार्यक्रम था उसको ख़त्म या समाप्त कर दिया गया है। अगला प्रश्न है मंडल आयोग का गठन कब किया गया था? 1979 में। दोस्तों मंडल आयोग 1979 में बीपी मंडल की अध्यक्षता में गठित किया गया था और 30 अप्रैल 1982 को इसने अपनी रिपोर्ट भारत सरकार को सौंपी थी। आयोग ने पिछड़े वर्गों के लिए सरकारी और गैर सरकारी नौकरियों में 27% स्थान आरक्षित करने का सुझाव दिया था। अगला प्रश्न है गुटनिरपेक्ष आंदोलन या नॉन अलाइनमेंट मूवमेंट के संस्थापक कौन थे? ऑप्शन है आपके मंडेला, इंदिरा गांधी, मार्शल टीटो और आइजनहावर। तो सही उत्तर है मार्शल टीटो। दोस्तों गुटनिरपेक्ष आंदोलन के जो निर्माता या प्रमुख शिल्पियों में नेहरू, नासिर और टीटो का नाम प्रमुख है। नेहरू पंडित जवाहरलाल नेहरू भारत के प्रधानमंत्री थे। मिस्र के राष्ट्रपति कर्नल नासिर थे और यूगोस्लाविया के राष्ट्रपति मार्शल टीटो के प्रयासों से गुटनिरपेक्ष आंदोलन की स्थापना की गई थी। अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय या आईसीजे इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस कहाँ पर स्थित है? दोस्तों द हेग, नीदरलैंड की राजधानी द हेग में स्थित है अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय। दोस्तों अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय में जो है कुल न्यायाधीशों की संख्या 15 होती है और इनका कार्यकाल 9 वर्षों का होता है। अगला प्रश्न है संयुक्त राष्ट्र संघ की सुरक्षा परिषद में अस्थायी सदस्यों की कुल संख्या कितनी है? 5 अस्थायी सदस्य होते हैं जिसमें अमेरिका, रूस, चीन, ब्रिटेन और फ्रांस हैं। अगला प्रश्न है भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद का संबंध वित्त विधेयक से है? दोस्तों अनुच्छेद 109 इसमें जो है वित्त विधेयक का से संबंधित है। अनुच्छेद 109 में धन विधेयक के बारे में कुछ विशेष उपबंध किए गए हैं और अनुच्छेद 110 में धन विधेयक की परिभाषा दी गई है। तो देखा जाए तो जो नज़दीकी अधिनियम है वो है नज़दीकी अनुच्छेद है 109 है। इस आधार पर आप अनुच्छेद ऑप्शन 3 सही मान सकते हैं। इंडियन स्ट्रगल पुस्तक के लेखक का नाम क्या है? ऑप्शन है आपके गोपाल कृष्ण गोखले, बाल गंगाधर तिलक, सरदार भगत सिंह और उपर्युक्त में से कोई नहीं। तो सही उत्तर है दोस्तों उपर्युक्त में से कोई नहीं। 1920 में इंडियन स्ट्रगल पुस्तक की रचना जो है वो सुभाष चंद्र बोस द्वारा की गई थी। इंडियन स्ट्रगल सुभाष चंद्र बोस की रचना है। अगला प्रश्न है गुटनिरपेक्ष वैदेशिक नीति का प्रतिपादन किसने किया था? ऑप्शन है जवाहरलाल नेहरू, मोरारजी देसाई, अटल बिहारी वाजपेयी और लाल बहादुर शास्त्री। तो गुटनिरपेक्षता की विदेश नीति का प्रतिपादन भारत के प्रथम प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू द्वारा किया गया था। अगला प्रश्न है स्वतंत्र भारत के प्रथम कानून मंत्री कौन थे? तो सही उत्तर है दोस्तों उपर्युक्त में से कोई नहीं, क्योंकि स्वतंत्र भारत के प्रथम प्रधानमंत्री जो है इस प्रथम कानूनी मंत्री भीमराव अंबेडकर थे। ऑप्शन है आपके मेहर चंद महाजन, डॉक्टर जाकिर हुसैन, न्यायमूर्ति हिदायतुल्ला। इसमें से कोई नहीं, जबकि डॉक्टर भीमराव अंबेडकर प्रथम कानून मंत्री थे। अगला प्रश्न है संयुक्त राष्ट्र संघ के वर्तमान महासचिव कौन है? तो दोस्तों ये प्रश्न आपके लिए करंट का है और आपके लिए एक प्रश्न दिया जा रहा है। आपको बताना है कि संयुक्त राष्ट्र संघ के वर्तमान महासचिव कौन है। इसमें जो ऑप्शन हैं ये पुराने हैं, क्योंकि ये प्रश्न पत्र पुराना है, इसलिए आपके लिए दोस्तों ये एक प्रश्न दिया जा रहा है कि संयुक्त राष्ट्र संघ के वर्तमान महासचिव कौन हैं। अगला प्रश्न है और इस वीडियो का आखिरी प्रश्न है भारतीय संविधान के अनुच्छेद 356 का महत्व क्या है? दोस्तों संविधान के अनुच्छेद 356 जो है आपातकालीन प्रावधानों से संबंधित है। इसके अंतर्गत किसी राज्य में संवैधानिक तंत्र या संवैधानिक मशीनरी विफल हो जाने से राष्ट्रपति शासन लागू किया जा सकता है, इसका प्रावधान किया गया है। तो दोस्तों ये था आज का वीडियो। इसमें आपने देखा उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन बोर्ड के लिए टीजीटी परीक्षा जो सामाजिक विज्ञान विषय की होती है उसमें एक महत्वपूर्ण खंड नागरिक शास्त्र से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्नों के अंतर्गत टीजीटी परीक्षा 2005 का व्याख्यात्मक हल प्रश्न पत्र। और आप इस वीडियो से
कितना लाभान्वित हुए। इसके अलावा आपके लिए एक प्रश्न भी दिया गया है, उसका उत्तर आपको कमेंट बॉक्स में देना है। साथ ही आप इस प्रश्न पत्र का PDF भी प्राप्त कर सकते हैं। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं लिंक दे दूंगा, वहां से आप इसको डाउनलोड कर सकते हैं। इसके अलावा आप हमारे टेलीग्राम चैनल मार्गदर्शन फॉर सिविल सर्विसेज से भी जुड़ सकते हैं अन्य ढेर सारे PDF और स्टडी मटेरियल प्राप्त करने के लिए। तो वीडियो आपको कैसा लगा हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और इस चैनल मार्गदर्शन फॉर सिविल सर्विसेज को सब्सक्राइब करें। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद दोस्तों, नमस्कार।